हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कवर किया था सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हमने देखा था उसको दो दो हिस्से हैं। एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहले स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन, एंड उसके बाद हमने देखा था ऑल द काइनेमेटिक्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे वो जो व्हील है वो रेगुलर रोटेट हो रही है, जो डिस्क है, डिस्क एक पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। एट द सेम टाइम वहां पर जो बच्चे खड़े हैं या कुछ बच्चे, एक जो बच्ची है वो जो बैठी है, वो क्या परफॉर्म कर रही है, वो एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा तो ऐसा उस बच्ची को एक्सपीरियंस होगा। आप सब लोग बैठे होंगे, आप सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बाहर की तरफ फिका जा रहे हो, ऐसा तुम्हें एक्सपीरियंस होता है। आप बाहर की तरफ जाते हुए नजर आते हो। ठीक है, इसीलिए हमको बैठने से डर लगता है। तो यही चीज हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो यही है सर्कुलर मोशन का इफेक्ट, और क्या किस वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था, ये चीज हम आज स्टडी करेंगे। So welcome all of you. I am Akash Turia, your physics mentor. Help you to understand physics from basics to advanced. So चलो देखते हैं आज का हमारा क्या गोल है। Today's goal, आज हम बेटा देखेंगे, स्टडी करेंगे पहली चीज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स मतलब क्या? कॉजेस ऑफ मोशन, कॉजेस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किस वजह से हो रहा है। सेकेंड चीज हम देखेंगे एप्लीकेशंस टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है। एंड फिर हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फिनोमिनॉन्स, जिसमें हम स्पीयर ऑफ डेथ देखेंगे, ऐसे अलग अलग फिनोमिनॉन्स देखेंगे। ये सब बेस्ड है बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था एसेलरेशन का। ठीक है, तो एसेलेरेशन ए नेट एसेलेरेशन लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था नेट एसेलेरेशन। तो नेट एसेलेरेशन सर्कुलर मोशन में कैसे बनता है? बनता है दो एसेलरेशन से, एक होता है टेंजेंशियल एसेलरेशन और दूसरा होता है रेडियल एसेलरेशन। ठीक है, जो टेंजेंशियल एसेलरेशन होता है ये बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेंजेंशियल एसेलरेशन चेंज करता है, किसको चेंज करता है? चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मतलब स्पीड को चेंज करता है बोल दो। ठीक है, किसको चेंज करता है? स्पीड को चेंज करता है। और जो रेडियल एसेलरेशन है ये किसको चेंज करता है? चेंज दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होना स्वाभाविक है। ठीक है, वास्तविकता में हमेशा उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगी। और मान लो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? एज द वेलोसिटी चेंजेस, तभी जाके सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो रेडियल एसेलेरेशन का होना कंपलसरी हो जाता है। क्या होता है? कंपलसरीली रेडियल एसेलेरेशन चेंज होगा। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, तो रेडियल एसेलेरेशन होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। क्लियर है सबको? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो रेडियल एसेलेरेशन होना ही चाहिए। लेकिन टेंजेंशियल एसेलेरेशन होगा नहीं होगा ये श्योर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंशियल एसेलेरेशन की बात करूं तो टेंजेंशियल एसेलेरेशन दो तरीके से था। टेंजेंशियल एसेलेरेशन जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या हो भी सकता है। टेंजेंशियल एसेलेरेशन इज इक्वल्स टू जीरो और इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर टेंजेंशियल एसेलेरेशन जीरो है, एसेलेरेशन जीरो मतलब स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट और पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर यहाँ पे एसेलरेशन क्या हो रहा है? एसेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कैसी है? वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है। और अगर स्पीड वेरिएबल तो यहाँ पे बनाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर यहाँ पे भी दो दो केस थे, एक स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड वाला और एक डिक्रीजिंग स्पीड वाला, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद हमने दो चीज देखी थी, टेंजेंट रेडियल एसेलरेशन जो है ये होना कंपलसरी है। रेडियल एसेलरेशन को ही हम बोलते हैं टेंजेंशियल एसेलरेशन और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल एसेलरेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या था? ओमेगा क्रॉस आर या ओमेगा क्रॉस वी, सॉरी ओमेगा क्रॉस वी। या फिर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? फॉर्मूला लिखते थे ओमेगा इंटू वी, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर v स्क्वायर बाय आर। ये था हमारा एसेलरेशन।
अब अगर डायनेमिक्स की बात करूं तो डायनेमिक्स मतलब क्या, डायनेमिक्स मतलब फोर्स होता है, डायनेमिक्स मतलब क्या होगा, फोर्स, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एज इट इज। लेकिन अब मुझे बताओ 101% सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसिटी फोर्स है, नेसेसरी फोर्स है, वो कौन सा है, नेसेसरी एक्सेलरेशन है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले रहा हूँ या रेडियल एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, इसीलिए इस फोर्स को मैं नाम दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स डिफाइन किया जाता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जिसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बनेगा, m इनटू, बोलो बेटा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यही फॉर्मूला, एक्सेलरेशन रखेंगे, ओमेगा इनटू वी बोल सकता हूँ, या फिर m एक्सेलरेशन की जगह r इनटू ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूँ, या फिर m इनटू एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर बाय r लिख सकता हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जरूरी है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहली चीज देखी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए क्या बोलेंगे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय r, या फिर इसको बोल सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर एम ओमेगा इंटू वी, एम वी इंटू ओमेगा, या एम ओमेगा इंटू वी। अब फोर्स है तो फोर्स क्या है, दिस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इसी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। क्लियर है। अब ये कॉज तो है, और ये कैसा फोर्स है बेटा, ये रियल फोर्स है। कैसा फोर्स है, रियल फोर्स है। अब सभी लोग जानते हैं ये रियल फोर्स है। अब देखेंगे अपन ये जो रियल फोर्स है ये कैसे आता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो बच्चा है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बात किया ये जो बच्चा है, ठीक है, अब ये बच्चे ने क्या किया, एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाइट कर लिया, ये एक स्टोन था और यहाँ पे क्या थी, ये स्ट्रिंग थी, स्टोन को स्ट्रिंग से टाइट किया और इसको गोल 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 घुमाने लगा, ठीक है। मतलब ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब स्टोन को मैंने किससे टाई करके रखा, स्ट्रिंग से, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। और किस वजह से रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, किस तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी, एंड अलोंग द रेडियस, एंड अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग होगी और सेंटर की तरफ होगी। अब बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। अब मुझे बता बेटा यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ देखेंगे तो लगेगा यहाँ पे टेंशन, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होगा टेंशन फोर्स। कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्स होते हैं बेटा, ये भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या बोलेंगे हम, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से, इस टेंशन की वजह से क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन is provided by tension, is provided by tension। कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, एंड टेंशन इज अ रियल फोर्स, टेंशन कैसा फोर्स है, रियल फोर्स, इसीलिए क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है, रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो अ रियल फोर्स। क्लियर है बेटा। सेम अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब अगर मैंने बोला यहाँ पर इन दोनों के बीच में, देखो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना जरूरी है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो रियल फोर्स है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस किस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। अब मान लो अर्थ का मास m है, सैटेलाइट का मास छोटा m है,
तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, Gm/m/r²। ठीक है, तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर चल रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसके ऊपर चल रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है। अब अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या परफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, अब ये चार्ज है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, +q, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, -q। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो क्या बोलेंगे हम, सेंटर की तरफ यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी कोलम्बियन कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज, और r² मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो हमको याद रखना है, अगर कोई भी चीज को हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को रिवॉल्व कर रहे हैं और उसको टाइट करके रखा है हमने स्ट्रिंग से, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ क्या आएगा, एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर की तरफ टेंशन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स रिवॉल्व कर रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टेंशन। अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चार्जेस रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहां पे जो हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा रियल फोर्स होगा ही, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए वहां पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा ही, रियल फोर्स होगा ही, जो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी जाके क्या परफॉर्म कर पाएगा, सर्कुलर मोशन। स्ट्रिंग है तो टेंशन, अगर सैटेलाइट है, मैसिव बॉडी है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड अलग अलग जगह अलग अलग चीज, कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स भी होते हैं। तो ये सारे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ये चीज अभी अपन स्टडी करेंगे। तो अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होते हैं। तो पहली चीज याद रखना बेटा, कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स हमेशा लगेगा, वेट लगेगा उसका। ठीक है, W=mg वेट। ठीक है, ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा ये कैसा लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए हमेशा ये कैसा लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, ये लगा ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये मास था m1, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन कौन लग रहा है, उसका खुद का वेट, वेट इक्वल्स टू mg। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट होना कंपलसरी है, और अब अगर उसने बोला कि मास है तो उसका वेट होगा, और वेट हमेशा कैसे एक्ट करेगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना होगा वेट, वेट इक्वल्स टू mg। ठीक है, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा जो फोर्स है वो है नॉर्मल, दूसरा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हम लोग जानते हैं, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, क्या बोलते हैं इसको हम, कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के भी कांटेक्ट में है तो वहां पे एक फोर्स लगेगा, वो रहेगा कांटेक्ट फोर्स। एंड कांटेक्ट फोर्स क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में तभी लगेगा कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन is always perpendicular, is always perpendicular to the surface in contact, to the surface in contact। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोला यहाँ पे, ये देखो
ये ब्लॉक है m, एक सेकेंड यहाँ पे अगर मैंने इन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया m, ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक था m। अब ये m ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक ए ब्लॉक, ये जो सरफेस है इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ये सरफेस प्रोवाइड करेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल हमेशा कैसे होगा, इस तरफ, ऊपर की तरफ, किसको परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कभी कभी काफी सारे एग्जाम है, अभी मान लो अगर ऐसा मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस बना दिया, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस, और मान लो यहाँ पे क्या रखा है मैंने, सर्कल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्कल। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल आएगा, लेकिन वो नॉर्मल देखो, ये जो सरफेस है ये सर्कल को या स्फीयर को छू कर है, मतलब टेंजेंट है, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसा आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा आएगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल n2 और यहाँ पे नॉर्मल n1। तो याद रखना है नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कब लगेगी, जब कोई चीज कांटेक्ट में हो, और वो जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसको हमेशा कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी। क्लियर है सबको, चलो अब उसके बाद देखेंगे हम, तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा क्या है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर क्वेश्चन में बोलता है फ्रिक्शनलेस सरफेस है और स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर हम कैसे निकालेंगे, एफ आर इज ऑलवेज म्यू इंटू एन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे लिखेंगे, म्यू इंटू एन, वेयर म्यू क्या है, म्यू इज दी, म्यू को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट उसको हम क्या बोलेंगे, म्यू, एंड एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन स्वाभाविक सी बात है कब आएगी, जब सरफेस होगा, सरफेस को छू कर होगा, और जब सरफेस को छू कर होगा, सरफेस रफ हो, तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, एंड अगर फ्रिक्शन होगा तभी वहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल सरफेस। और ये हमेशा फ्रिक्शन कहां लगाओगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड में क्या लगाओगे तुम, फ्रिक्शन। क्लियर है सबको, देखो तीन फोर्स पढ़े हमने, वेट, वेट इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg, ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, एंड तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है म्यू इनटू n, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड n इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये तभी लगेगा जब सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, और हमेशा इसकी डायरेक्शन कहां लगाओगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर मैं बात करूं बेटा टेंशन की, तो टेंशन कैसे लगेगा, तो टेंशन कैसे लगेगा। अब टेंशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दो, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। अब टेंशन के लिए दो पॉइंट बताऊंगा मैं, टेंशन स्ट्रिंग पर टेंशन लगता है, ठीक है, तो टेंशन के लिए दो चीज बताऊंगा, दो मास के बीच में हमेशा टेंशन कांस्टेंट होगा, सेम होगा, दो मास के बीच में टेंशन सेम होगा, टेंशन सेम होगा, ठीक है, दो मास के बीच में टेंशन हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। एंड सेकेंड चीज, मास इज सॉरी टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मास, ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मास, अवे फ्रॉम मास, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होता है, ठीक है। दो चीज टेंशन के लिए क्या बोलोगे, दो मास के बीच का टेंशन हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, दो मास अगर है तो दो मास के बीच में टेंशन हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और क्या बोलोगे, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम दी मास, मास से हमेशा दूरी पर, अवे फ्रॉम दी मास क्या लगेगा, टेंशन। चलो देख लो कैसे लगेगा टेंशन, ठीक है। अब मुझे बता, यहाँ पे तुमको एक ब्लॉक दिख रहा है m1, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है m1, ठीक है, ये था हमारा ब्लॉक m1, और दूसरा हमको यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है m2,
यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है M1, यहाँ पे M2 और यहाँ पे M3। देखोगे बेटा तो ये M1 किससे टाइड है? M1 इस स्ट्रिंग से टाइड है। M1 और M3 एक ही स्ट्रिंग से टाइड है। M1 M3 इसी स्ट्रिंग से टाइड है। अब मुझे एक बात बता, M1 और M3 अगर एक ही स्ट्रिंग से टाइड है तो दोनों के बीच का, दो मास के बीच का टेंशन हमेशा क्या होगा? सेम। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसके भी, इन दोनों के बीच में टेंशन T है, तो टेंशन T कैसे लगेगा? ये मास है तो मास से अवे, अवे फ्रॉम द मास, मतलब ऐसा T, ठीक है। मास ये है तो मास से अवे, अवे फ्रॉम द मास, क्या लगेगा? टेंशन T। समझ में आया? टेंशन T इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मास, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। अब वो टेंशन कितना आएगा? ये देखो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे टेंशन आएगा T, अवे फ्रॉम द मास टेंशन आएगा। लेकिन ये T नहीं होगा, ये और कुछ होगा। देखो कैसे, यहाँ से आया टेंशन T, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ रहा है, तो ऊपर से गया टेंशन T, यहाँ पे भी गया टेंशन T। देखो अब अगर मैं बात करूं, यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है टेंशन T, यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है टेंशन T, तो यहाँ पे कितना आएगा? इधर से T, इधर से T, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2T। याद रखना बेटा, अगर ये पुली है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, M1 M2, तो अगर मैंने बोला यहाँ पे मास से अवे, मास से दूर, मास की तरफ नहीं, मास से दूर, एंड अलोंग दिस स्ट्रिंग क्या लगेगा? टेंशन। यहाँ पे लगा टेंशन T, यहाँ पे भी लगा टेंशन T, और ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर टेंशन आएगा 2T। इधर से आया T, इधर से आया T, यहाँ पे क्या है? 2T। सेम वैसे ये देखो, ये मास और ये मास के बीच में टेंशन क्या था? T। यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, अवे फ्रॉम द मास। तो फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है? T, और यहाँ पे भी क्या आएगा? T। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर से आया T, इधर से आया T, ये क्या होगा? 2T, ठीक है। अब इस मास के ऊपर बात करूंगा तो ये मास अलग से अलग लगा है, इसके ऊपर टेंशन कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द मास। तो ऊपर की तरफ यहाँ T जा रहा है, यहाँ पे T जा रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2T आया, यहाँ पे होगा 2T, तभी तो इधर T जाएगा और इधर T जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो, टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट में जो जो मैंने पढ़ा है सब क्लियर है। देखो, चार तरीके के बेसिक फोर्सेस हमने डिफाइन कर लिए। कौन कौन सा? वेट W इक्वल्स टू mg, ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस। तीसरा जो था, तीसरा कौन सा था? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जब भी रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। कहाँ होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड में। उसके बाद क्या बोला है? एंड फॉर्मूला म्यू इनटू एन। टेंशन, टेंशन के लिए क्या बोला? टेंशन, दो मास के बीच का टेंशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दो मास के बीच का टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और क्या बोला है? टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मास। कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द मास। अब अगर यहाँ पे जैसे बोला है फॉर व्हाट रेशियो m1 is to m2 is to m3, अगर ऐसा कुछ बोला m1 is to m2 is to m2 is to m3, तो इसका ऐसा ही बोल सकते हैं m1 is to m2 is to m3, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, मास कितना मूव करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये फोर्स के ऊपर। तो m1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था? यहाँ पे टेंशन था T, ठीक है, यहाँ पे टेंशन था 2T, और यहाँ पे टेंशन था T, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। मेरा बस बेसिक इंटेंशन ये था तुम लोगों को कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं वो समझाना, ठीक है। तो सारे फोर्सेस होप सो क्लियर होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स का कंसेप्ट हम देखेंगे। तो सूडो फोर्स का ओरिजिनेशन कैसा हुआ? सबसे पहले सूडो मतलब क्या? सूडो मतलब होता है इमेजिनरी नहीं होता है, सूडो मतलब नॉन रियल। सूडो मतलब क्या बोलोगे? नॉन रियल, ठीक है। अब नॉन रियल लगेगा, लेकिन रियल कौन सा है वो हमको नहीं पता। अब देखें कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स कहां से आया। सभी लोग बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब या फिर इसको ये भी बोल सकता हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हर जगह वैलिड है क्या, यही चीज हमने चेक किया। ठीक है, तो यहां से दो कंसेप्ट आए। पहला आया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया, तो क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड दूसरा आया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज हम स्टडी करेंगे। अगर मान लो कि जो भी मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर अगर जीरो है, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। ठीक है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या बोलूंगा, ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर का, किसका एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, देखो अगर मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट ऊपर ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। इसको ए भी देख रहा है, बी भी देख रहा है। मुझे बताओ बेटा, ए का एक्सेलरेशन जीरो है कि बी का एक्सेलरेशन जीरो है? ए कहाँ है, लिफ्ट के अंदर है, तो जब लिफ्ट जा रही है ऊपर तो वो भी ऊपर जा रहा है। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो मोशन में है फ्रेम, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज जीरो। ठीक है, तो जिसका एक्सेलरेशन जीरो है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, किसी भी चीज को, किसी भी मोशन को आउट ऑफ द फ्रेम जाकर देखो, आउट ऑफ द फ्रेम जाकर देखो, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जाकर देखेंगे। अगर जैसे बी, लिफ्ट ऊपर ऊपर जा रही है और बी उसको बाहर से दिख रहा है, बी अगर उसको बाहर से दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, बी के लिए ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा बोला, किसी भी मोशन को मोशन के ही फ्रेम में जाकर देखो, मोशन के ही फ्रेम में जाकर देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो अगर मैंने बोला लिफ्ट अगर ऊपर ऊपर जा रही है और मैं लिफ्ट को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे ऑब्जर्वर बी क्या कर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऑब्जर्वर बी बाहर से उसको नोटिस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बी के लिए लिफ्ट कैसी है, लिफ्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है, और सेम चीज अगर मैं लिफ्ट के अंदर जाकर, जैसे अगर मैं खुद फ्रेम में जाकर बैठ गया, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मतलब मोशन में कौन है, फ्रेम, और मैं फ्रेम में जाकर बैठ गया। अगर मैं फ्रेम में जाकर बैठ जाता हूं तो मेरे लिए बताओ क्या होगा, अगर मैं फ्रेम में जाकर बैठ गया तो मेरा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर मेरा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बी के लिए दो केसेस बनते हैं यहाँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो बी के लिए क्या है, बी के लिए इनर्शियल फ्रेम, बी के लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम, और ए के लिए क्या है, ए ऑब्जर्वर ए के लिए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सभी लोग क्लियर होना चाहिए बेटा क्या क्या बोला मैंने। बी के लिए ये लिफ्ट क्या है, इनर्शियल फ्रेम, और ए के लिए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर देखो जो मोशन हो रहा है, जिस फ्रेम में मोशन हो रहा है, उसी फ्रेम के मोशन को तुम बाहर खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम, इनर्शियल फ्रेम में हो। और अगर तुम खुद कुछ बनकर लिफ्ट में जाकर बैठ जाते हो, ठीक है, और लिफ्ट में जाकर खड़े हो जाते हो
और खुद जो फ्रेम में मोशन हो रहा है उसी फ्रेम में खुद को जाकर मतलब खुद जाकर बैठ जाते हो और वहां पर तुम मोशन को ऑब्जर्व करते हो, तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हम दोनों के लिए फोर्स देखेंगे। देखो बाहर से हम इस ब्लॉक को देख रहे थे और अंदर से इस ब्लॉक को देख रहे हैं। तो देखो बाहर से अगर मैं ब्लॉक को देख रहा हूं, बाहर से अगर मैं ब्लॉक को देख रहा हूं तो कैसा होगा। ठीक है, मुझे बताना बेटा, अगर ये मास m है b के लिए, ये मास m है, तो बोलो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड? मास इंटू ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट m इंटू जी। ठीक है, अब ये टाइट था एक स्ट्रिंग से। किससे टाइट है? एक स्ट्रिंग से। अगर स्ट्रिंग से टाइट है तो क्या बोलोगे? ऊपर अवे फ्रॉम द मास क्या लग रहा है उसको? टेंशन। अवे फ्रॉम द मास क्या लग रहा है? टेंशन। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नहीं, किसको? ऑब्जर्वर बी को। कहां? ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो ये स्टार मार्क करके लिख लेना बेटा। हमेशा जब भी हम फोर्सेस को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑल दी फोर्सेस। इसको अलग पेन से लिख दो क्या? ठीक है, अलग पेन से लिख देंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन is taken as positive, is taken as positive in the direction of motion, motion मतलब ही acceleration। ठीक है, all the forces in the direction of acceleration is taken as positive। ठीक है, and all the forces opposite to the direction of motion, all the forces opposite to the direction of, opposite to the direction of, opposite to the direction of acceleration is taken as negative, is taken as negative। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्सेस को क्या लेंगे? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो बोलो बेटा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T, तो T को क्या लिया मैंने? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, तो mg को लिया मैंने नेगेटिव, माइनस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसा? जो मास था m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम a। तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। क्या आया हमारा? T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन बन रहा है। तो जब ऑब्जर्वर बी के लिए टेंशन क्या बना? ऑब्जर्वर बी के लिए टेंशन बना एम ए प्लस एम जी। ऑब्जर्वर बी के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या बना? T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। अब सेम चीज हम ए के लिए देखेंगे। ठीक है, सेम वही ब्लॉक बनाओ बेटा, ब्लॉक को देखेंगे हम। ठीक है, अब ऑब्जर्वर ए ब्लॉक को देख रहा है। किस ब्लॉक को देख रहा है? जिसका मास m है। ठीक है, अब उसके ऊपर मास m है तो नीचे की तरफ वेट लगेगा, वेट लगेगा mg। ठीक है, अब ऊपर की तरफ वो टाइड है तो मास से अवे क्या लगेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में फ्रेम जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर सॉरी मास ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? बी को मास ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि वो आउट ऑफ द फ्रेम था, लेकिन ए लिफ्ट के अंदर है। जैसे अगर मान लो, तुम खुद इमेजिन करो, तुम लिफ्ट के अंदर हो, सामने में एक बॉक्स लटका हुआ है, तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट के साथ साथ तुम भी ऊपर जा रहे हो, और जब तुम ऊपर जा रहे हो तो तुमको ऐसा नजर आएगा क्या कि मास एम का ब्लॉक वो भी ऊपर जा रहा है? ऐसा नहीं नजर आएगा। सीधा हम क्या, हमको वो रेस्ट में नजर आएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑब्जर्वर ए को एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या? ऑब्जर्वर ए को एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा। अगर ऑब्जर्वर ए को एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो क्या बोलेंगे? टी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अगर हम लिफ्ट के अंदर है तो हमको इसका एक्सेलरेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन लिफ्ट के बाहर है तो एक्सेलरेशन नजर आ रहा था। तो हमने क्या देखा? टी इक्वल्स टू एम जी। टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? एम जी। अब मुझे बता, टेंशन, टेंशन इज दी, मतलब देखो इसके लिए टेंशन क्या बना? ऑब्जर्वर ए के लिए टेंशन बना था हमारा T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, लेकिन ऑब्जर्वर ए के लिए एक्सेलरेशन क्या बना? सॉरी, टेंशन क्या बना? T इक्वल्स टू एम जी। अब दोनों भी केस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज बताना बेटा, B और A में अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो मुझे बताओ टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग और टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन। टेंशन किसकी प्रॉपर्टी? टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग
इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। तो वो दोनों भी जगह क्या दिखना चाहिए, दोनों भी जगह सेम दिखना चाहिए, दोनों भी जगह सेम दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन दिख रही है क्या सेम, दोनों भी जगह सेम दिखना चाहिए, लेकिन दोनों भी जगह सेम दिख रही है क्या, नहीं। फिर इसी स्ट्रिंग को सेम एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग जगह लेके गया और जाकर देखा तो असली में जो टेंशन आना चाहिए था वो टेंशन कौन सा है, असली में जो टेंशन आना चाहिए था, जो असली में उसकी वैल्यू होना चाहिए था, वो पता चली हमको कि वो असली वाली वैल्यू थी T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। कौन सी वैल्यू थी, T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। ये क्या था, ये करेक्ट था, ठीक है, ये क्या था, करेक्ट था, T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, ये चीज करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब जब ये इनकरेक्ट हुआ, ये करेक्ट था और ये इनकरेक्ट था, तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनको पता चल गया कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जो न्यूटन का हमारा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, ये इट इज ओनली वैलिड फॉर, किसका करेक्ट आया, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, तो क्या बोलेंगे, इट इज ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर inertial frame of reference, inertial frame of reference, ठीक है, inertial frame of reference। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का आप क्या करेंगे, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए एंड फिर फाइनली उन्होंने एक करेक्शन किया। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उन्होंने क्या किया, एक करेक्शन किया, एक सेकेंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उन्होंने एक करेक्शन किया, एक सेकेंड देख लेते हैं अपन यहाँ पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उन्होंने एक करेक्शन किया, ठीक है, क्या बनाया उन्होंने, एक करेक्शन किया, करेक्शन फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, करेक्शन फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उन्होंने करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया कि देखो वो ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट एम, टेंशन क्या था, T इक्वल्स टू, करेक्ट वाला क्या था, mg प्लस एम ए, टेंशन T इक्वल्स टू क्या था, mg प्लस एम ए। अब हमको यही लाना था, ठीक है। अब ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा था, नीचे की तरफ कौन लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था mg, ठीक है, और ये रेस्ट में था, इसलिए हमने T इक्वल्स टू mg बोला था, T इक्वल्स टू क्या बोला था, mg। अब अगर यहाँ पे प्लस एम ए आ जाता, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट हो जाता। अब मुझे एक बता, ये प्लस एम ए आना कब पॉसिबल है, प्लस एम ए आना कब पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, प्लस एम ए आना कब पॉसिबल है, अगर ये फ्रेम ऊपर की तरफ, फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये फ्रेम थी, फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ था, ऊपर की तरफ, तो सेम उसी एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लेना, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एम ए, ठीक है। ये एम ए अगर फोर्स लगा दे तो क्या बोलूंगा, टी इक्वल्स टू, क्या बोलूंगा, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, आ रहा है एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस एम ए कब आया, जब मैंने ये करेक्शन किया, ठीक है, ये क्या किया, करेक्शन। तो क्या करेक्शन था, करेक्शन ये था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगाना है, एक फोर्स लगाना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्स, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, इतना फोर्स हमको लगाना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, इतना हमको क्या लगाना है, फोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक क्या लग रहा है, सूडो फोर्स, क्या लग रहा है, सूडो फोर्स, असली में है नहीं, सूडो फोर्स इज अ करेक्शन जो बनाया गया। तो वो क्या करेक्शन था, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, जो भी फ्रेम है फ्रेम का एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या होता है, सभी लोगों को क्लियर है, सूडो फोर्स क्या है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, सूडो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। ये असली में लगता है, ठीक है, असली में लगता है,
पर कौन लगा रहा है ये नहीं पता, ठीक है, पर कौन लगा रहा है ये नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या बोला है, नॉन रियल फोर्स। नॉन रियल फोर्स, ये नॉन रियल फोर्स है, बट नॉट इमेजिनरी फोर्स, बट नॉट इमेजिनरी फोर्स। इसको इमेजिनरी नाम नहीं देना बेटा, ये लग तो रहा है, असली में हमको पता है, वास्तविकता में नजर आएगा कि ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये कौन लगा रहा है नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रियल फोर्स। लेकिन इसको इमेजिनरी बोलेंगे क्या, नहीं, हमको पता है कि लग रहा है फोर्स, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स इज नॉन रियल फोर्स बट नॉट इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। नॉन रियल फोर्स है बट नॉट इमेजिनरी फोर्स, ऐसा स्टेटमेंट होगा तुम्हारी बुक में तो तुमको समझ में आना चाहिए। सूडो फोर्स को क्या बोला गया है, सूडो फोर्स इज नॉन रियल फोर्स बट नॉट इमेजिनरी फोर्स। नॉन रियल क्यों, क्योंकि नॉन रियल इसीलिए बोला गया है क्योंकि असली में लगते हुए, वास्तविकता में लगते हुए नजर आएगा, पर कौन लगा रहा है ये चीज हमको पता नहीं होगी। क्लियर है। सो फाइनली अगर कंक्लूड करें तो व्हाट इज सूडो फोर्स, सूडो फोर्स को लाया गया आसान बनाने के लिए। कभी भी अगर मोशन होगा तो खुद फ्रेम में जाकर बैठ जाओ, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, और जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आओगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स किसके इक्वल होगा, सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बस कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स अब यहां आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ड्राइवर इस गाड़ी को आगे लेकर जा रहा है, ड्राइवर इस गाड़ी को कहां लेके आ रहा है, आगे लेके आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कहां हो रहा है, बाहर की तरफ। बाहर से अगर कोई देखेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, खुद इस फ्रेम में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। हम खुद यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, ठीक है, लेट गए तुम, ठीक है। अब तुम जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो तुमको पता चलेगा कि इसने रहना तो एज इट इज चाहिए, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। क्या नजर आया, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो बेटा पीछे की तरफ क्यों जाएगा ये, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कहाँ हो रहा है, आगे। इनर्शिया की वजह से वो कहाँ जा रहा है, पीछे। इनर्शिया की वजह से वो कहाँ जा रहा है, पीछे। तो यहाँ पे लगेगा एक फोर्स, कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स। यहाँ पे कौन सा लगेगा, सूडो फोर्स। वो सूडो फोर्स किसके इक्वल होगा, सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। कितने से आगे बढ़ रही थी गाड़ी, ए से, तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगता है हमेशा एक फोर्स, कौन सा, मास इनटू ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। इस तरफ लगेगा बेटा यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग। बस फोर्सेस कैसे लगाना ये सबको क्लियर है, फोर्सेस कैसे लगाना सबको क्लियर है। डाउनवर्ड लग रहा है mg, ठीक है, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर की लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा था टेंशन, एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है सूडो फोर्स। जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स, व्हिच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलो जैसे अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे भी तुमको नजर आएगा कि यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो पहले गाड़ी स्टॉप थी, जैसे ही इस व्हीकल का एक्सेलरेशन हुआ आगे की तरफ, पहले स्टॉप थी, t इक्वल्स टू 0 पे स्टॉप थी, ठीक है। जब टाइम t इक्वल्स टू सॉरी एट टाइम t इसका कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ी, मतलब एक्सेलरेशन हुआ। अगर इसका एक्सेलरेशन हुआ तो गाड़ी गई आगे, ठीक है, लेकिन इस इंसान के ऊपर कहाँ लगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, which is equals to mass of this person into acceleration of the vehicle, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना है, सूडो फोर्स, ठीक है। ये कौन सा फोर्स था, सूडो फोर्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की या फिर इस ऑब्जेक्ट की, अब मुझे बताओ, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए एक चीज नेसेसरी है, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, k q1 q2 by r²। और यहाँ पे अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ar। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन होना जरूरी है, रेडियल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो देखो बेटा जब रेडियल एक्सेलरेशन होगा तो तुमको ऐसा लगेगा, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ हो रहा है, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दो,
जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे बेटा हम सूडो फोर्स। क्या लगाएंगे हम, सूडो फोर्स, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के अपोजिट में, अपोज में, ठीक है, हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा, हमेशा एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस फोर्स को हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या है, ये इफेक्ट है बेटा, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन जब होगा तो ये नजर आएगा, तो ये नजर आने वाला इफेक्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा सभी लोग, हमको क्या दिख रहा है, ये जो व्हील है, ये व्हील कंटिन्यूएशन में रोटेट हो रहा है। हम लोगों ने क्या करना चाहिए था, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, तो गोल गोल घूमना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम लोगों ने बैठे होगे तो तुमको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता हुआ नजर आता है। ये जितने भी लोग हैं ये कहा बाहर की तरफ फिका रहा है, मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। किस चीज की वजह से लग रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन रियल फोर्स। किस वजह से हो रहा है नहीं पता, नॉन रियल फोर्स, बट नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स नहीं है, बस क्या है, नॉट अ रियल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स को हम बोलेंगे सूडो फोर्स। क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, निगेटिव डायरेक्शन में होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन का इफेक्ट है, तो सर्कुलर मोशन होता है रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए क्या लिखूंगा, AC, मास इनटू AC, माइनस मास एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय r, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर माइनस m v इंटू ओमेगा। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का इफेक्ट है। सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, उसका इफेक्ट आएगा, मतलब वो बाहर की तरफ फिकाते हुए नजर आएगा। किसके वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स आएगा। एंड सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कौन सा एक्सेलरेशन, जिसको वो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सभी लोगों को क्लियर होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पक्का। चलो इसके बाद बेटा हम आएंगे कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशंस टू सर्कुलर मोशन, जिसमें हमारा पहली चीज हम देखेंगे डेथ वेल। डेथ वेल के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, मौत का कुआं। ठीक है, मौत का कुआं, जब आप लोग कहाँ गए होंगे, ठीक है, ऐसे ही दिखते हैं क्या, ठीक है, मौत का कुआं। जब आप लोग गए होंगे सर्कस वगैरह में, तो देखो यहाँ पे जैसे ये लोग खड़े हैं, अंदर में ऐसा सिलेंड्रिकल पाथ होता है या थोड़ा कर्व्ड होता है, ठीक है, कोन का फ्रस्टम जैसा पार्ट होता है। ठीक है, एंड उस पार्ट में जैसे मान लो ये ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पर वो कोई भी मतलब जो पर्सन है, वो पर्सन ऐसे 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 करके व्हीकल को रन करेगा, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से डेथ वेल होता है। तो डेथ वेल में जो पर्सन है, वो पर्सन किस तरीके से वो पूरा राउंड कवर कर पाता है, वो नीचे नहीं गिरता, क्या कंडीशंस होती है, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो वो आता है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन में। तो देखते हैं कैसे वो गिरता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये मौत का कुआं, डेथ वेल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन परफॉर्म कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन। इस तरीके से गोल घूम रहा है, मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मान लो ये डेथ वेल है, यहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब अगर यहाँ पे ये ऐसा कोई सर्कल कवर्ड कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसा एक सर्कल कवर्ड कर रहा है, तो ये क्या है, ये है रेडियस r। ठीक है, ये क्या है, रेडियस r। अब मुझे बताओ, ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी क्या है, नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा है, नेसेसरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है।
ये जो पार्टिकल है या फिर ये जो व्हीकल है, ठीक है, ये राइडर, ये व्हीकल कांटेक्ट को चिपक कर चल रही है, ये कांटेक्ट को चिपक कर चल रही है, तो इस तरीके से सेंटर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो अंदर की तरफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, अंदर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन। सभी लोगों को क्लियर है, अंदर की तरफ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे बताओ, जब ये व्हीकल ऐसे सर्कल में घूम रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स और लग रहा है। देखो इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इससे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r एंड नॉर्मल रिएक्शन आई हमारी n, तो n इक्वल्स टू mv²/r। एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या बोलने का दूसरा तरीका भी होगा। मुझे बताओ व्हीकल क्या परफॉर्म कर रही थी, व्हीकल परफॉर्म कर रही थी सर्कुलर मोशन, व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, जो किसके इक्वल होगा, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। तो ऐसा बोल सकता हूं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा mv²/r इक्वल्स टू n। दोनों में से कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारी बुक में दिया होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अंदर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। लेकिन हम वास्तविकता में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, सेंटर की तरफ था एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन था तो सेंटर की तरफ था एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन था तो हम क्या बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे अंदर की तरफ क्या था, अंदर की तरफ एक्सेलरेट नॉर्मल रिएक्शन था, तो बाहर की तरफ यहाँ पे क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हमने क्या बोला, mv²/r बराबर नॉर्मल रिएक्शन, mv²/r किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये व्हीकल है, अगर ये गिरेगा, ठीक है, नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। लेकिन अगर व्हीकल, अगर नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा है तो वो कहाँ गिर जाना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन नीचे गिर रहा है क्या, नीचे नहीं गिर रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। तो मुझे बताओ नेसेसरी कंडीशन क्या आएगी, नेसेसरी कंडीशन ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स ने हमेशा ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स ने हमेशा ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, mg से, तभी जाके ये गिरेगा नहीं, अदरवाइज गिरेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जब बड़ा होगा, मतलब उसको ऊपर की तरफ संभाल के रखने वाला फोर्स जब बड़ा होगा तभी जाके वो नीचे नहीं गिरेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स सब लोग जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, और यहाँ पे क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन mg। अब बोलो म्यू इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बता बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या ही थी, एन इक्वल्स टू mv²/r, लिखो यहाँ पे mv²/r एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। बोलो m कैंसल, अब क्या आएगा, v², ऐसा लिख सकता हूं, क्या बोलूंगा यहाँ पे, v² हमेशा बड़ा रहेगा किससे, यहाँ पे g, इधर साइड r डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, एंड यहाँ पे जो म्यू है, म्यू मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो v² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg। तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ, v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √/rg, v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √/rg अपॉन म्यू, ठीक है। अब ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब देखो v या तो इतना होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सबसे कम वैल्यू v की क्या होगी, v मिनिमम क्या होगा, v मिनिमम होगा √/rg/μ। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, v की वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए, √/rg/μ के इक्वल होनी चाहिए।
इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसका मतलब यही कंसीडर करेंगे हम कि ये जो rg/μ है, ठीक है, से सबसे छोटी वैल्यू है। अगर व्हीकल इससे ज्यादा तेजी से चलेगी तो वो प्रॉपर सर्कुलर मोशन कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार फास्ट देखते हैं हम। ये क्या था हमारा डेथ वेल, डेथ वेल में अगर मान लो ये हो गया हमारा डेथ वेल, यहाँ पे हमारा एक व्हीकल, ठीक है, यहाँ पे कौन है, व्हीकल। अब व्हीकल के हम फोर्सेस की बात करेंगे तो बोला सरफेस को परपेंडिकुलर एक फोर्स होता है हमेशा, सरफेस को परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स होता है। सब लोग जानते हैं सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन है अलोंग द रेडियस सेंटर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, n = mv²/r। ये बना इक्वेशन 1। अब मुझे बताओ नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर mg ज्यादा होगा तो पूरा नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, दैट फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, mg। तब अगर इक्वल है तो वहीं पे रुकेगा, और अगर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, F इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। एन नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन है mv²/r के बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे v² की अगर वैल्यू बोलो तो v² की वैल्यू क्या होगी, ये डिनोमिनेटर का r इधर जाएगा, r इंटू जी, और नीचे क्या आया म्यू, स्क्वायर क्या तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg/μ। अब बोलो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू रूट ओवर rg/μ के इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इससे कम होनी चाहिए क्या, नहीं। तो सबसे लास्ट लिमिट क्या बनी, v मिनिमम, सबसे लास्ट लिमिट क्या बनी, रूट ओवर rg/μ। तो इस तरीके से हम बोलेंगे v मिनिमम क्या होगा, रूट ओवर rg/μ। अगर इस स्पीड से चलेगी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी, गोल गोल घूम पाएगी, इससे ज्यादा रही तो भी कर पाएगी, लेकिन इससे कम रही तो वो नीचे की तरफ गिरने लगेगी। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो अब हम देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। किसके ऊपर आएंगे हम, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। सभी लोग जानते हैं बेटा कर्व रोड, कर्व रोड सबने देखा। अब सभी लोग जब ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते, जैसे यहाँ पे कार दिख रही है, अगर अचानक से अगर मोड़ आ गया, हमको कर्व रोड पे टर्न करना है तो क्या होता है, हम इस तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जाना ऐसे था। देखिए अगर यहाँ पे तुम देखोगे येलो लाइन के इधर गाड़ी आना था, ठीक है, गाड़ी जैसे मान लो, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, अभी तुम लोगों को पता चलेगा, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे गाड़ी इस येलो लाइन के इधर आना था, ठीक है, लेकिन जैसे आई वो कहाँ चली गई, वो इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई। उसने इसी तरफ आना था लेकिन कहाँ गई, अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर। जब इस तरीके से कर्व कवर कर रही थी वो ऐसे आना था, लेकिन आई कैसे, इस तरह से आते आते थोड़ा लंबा सर्कल उसने परफॉर्म किया। तो ये किसके वजह से परफॉर्म किया, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो देखते हैं, अगर कर्व रोड पे गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी कहाँ चल रही है, व्हीकल चल रही है कर्व रोड पे। अगर व्हीकल कर्व रोड पे चल रही है तो बोलो बेटा, अगर कर्व रोड पे चल रही है तो ये व्हीकल क्या परफॉर्म कर रही है, व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। व्हीकल क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। किसके बीच का फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर, रोड सरफेस एंड टायर। जो भी व्हीकल के टायर्स है वो टायर्स और रोड सरफेस के बीच में क्या मिलेगा हमको, फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें, व्हीकल इस कर्व रोड पे चल रही थी, क्या परफॉर्म कर रही थी, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हमको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब अगर गौर से देखो तो ये व्हीकल के नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड कौन लगेगा, कौन सा फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर उसी को बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज mg।
नीचे की तरफ इस व्हीकल पे नीचे की तरफ कौन लग रहा है, ये व्हीकल है, ठीक है। तो इस व्हीकल पर नीचे की तरफ कौन लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, दिख रहा है। और ऊपर की तरफ कौन लगेगा बेटा, सरफेस को चिपक कर है, तो ऊपर की तरफ कौन लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ कौन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। व्हीकल ऐसे कर्व रोड पे चल रही थी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो रेडियस इस तरफ है, तो इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स Fr, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बोलो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो बोलो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, रेडियस की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाओगे, सूडो फोर्स। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाओगे, सूडो फोर्स। तो हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया सूडो फोर्स। कितना लगाया सूडो फोर्स, mv स्क्वायर बाय r, मास इनटू एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज सूडो फोर्स। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बोलो पहला क्या बोलूंगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg, इक्वेशन 1। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड चीज अगर मैंने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर, इक्वेशन 2। फ्रिक्शनल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन, और यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r। अब बोलो n की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर देखो तो n की वैल्यू क्या लिखूंगा, n की वैल्यू लिखूंगा म्यू एज इट इज, n की वैल्यू m इंटू जी, यहाँ पे क्या आएगा mv स्क्वायर बाय r, mm गेट कैंसिल, क्या बचा, mm गेट कैंसिल, क्या बचा, म्यू, ये देखो डिवाइड में r था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, म्यू आर जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, स्क्वायर का तो आएगा रूट, तो रूट ओवर म्यू आर जी। इस स्पीड, ये क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अगर कर्व रोड पे तुम चल रहे हो और तुम्हारी ये स्पीड है तो तुम सेफ हो, अदरवाइज ये तुम्हारी क्या है, मैक्सिमम स्पीड, जिसके अकॉर्डिंगली तुम चल सकते हो। अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने स्पीड को क्रॉस किया तो तुम्हारा स्पीड को बढ़ाया, ध्यान दो बेटा, अगर तुम स्पीड को बढ़ाते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर स्पीड को बढ़ाते हो, मतलब किसको बढ़ा रहे हो, ध्यान देना, स्पीड को बढ़ा रहे हो मतलब किसको बढ़ा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा रहे हो तो बाहर की तरफ फोर्स बढ़ेगा, मतलब तुम कहाँ दिखोगे, बाहर की तरफ जाते हुए लगोगे, ठीक है। तो इसीलिए काफी बार हम जब चलाते हैं गाड़ी, तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम बहुत अगर स्पीड में गाड़ी है और अगर हम कर्व ले रहे हैं तो हम थोड़ा रोड के आउट ऑफ द रोड चले जाते हैं, ठीक है। तो हमको स्पीड नहीं, हमको कंट्रोल में गाड़ी चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया एन, एन ऊपर की तरफ मतलब सरफेस के बाहर आ रहा है, एंड एम जी अंदर की तरफ। चलो देखते हैं क्या क्या मैंने बोला, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे हम व्हीकल चला रहे हैं, किस पे हम व्हीकल चला रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, एक सेकेंड, अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, बना ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, ये है हमारी व्हीकल, ठीक है। अब इमेजिन करना अंदर की तरफ लगेगा बेटा mg, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट mg, ऊपर की तरफ लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। सेंटर, ये देखो ये ऐसा कर्व रोड है तो सेंटर इधर साइड होगा, सेंटर की तरफ लगेगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, और ये प्रोवाइड करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगा देंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लगाएंगे सूडो फोर्स, किस, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। अब बोला अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बोलेंगे, n इक्वल्स टू mg, पहला इक्वेशन क्या बना, n बैलेंस कर रहा है mg, दूसरा इक्वेशन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब म्यू एज इट इज, एन, एन की वैल्यू बोलो बेटा, एन क्या है, एन है mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, यहाँ से m और m क्या हो गया, कैंसिल, ये r डिनोमिनेटर में था, इधर क्या क्या हुआ, मल्टीप्लाई, म्यू आर जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू क्या आया, रूट ओवर म्यू आर जी, ठीक है। और ये वो स्पीड है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जिससे हम सेफली हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे मूव कर सकें। अब मुझे बता बेटा अगर स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, स्पीड बढ़ गई तो mv स्क्वायर बाय r वाला फैक्टर बढ़ेगा, ध्यान देना, स्पीड बढ़ी तो कौन बढ़ेगा, mv स्क्वायर बाय r वाला फैक्टर।
मतलब जब हम कर्व करेंगे तो हमने ऐसे चिपक के चलना चाहिए, तो चिपक के नहीं आएंगे, ऐसे इस तरह जाएंगे। थोड़ी और स्पीड बढ़ गई तो थोड़ा और इधर जाएंगे, एंड बहुत स्पीड बढ़ गई तो ऐसे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके स्पीड बढ़ेगी तो mv²/r बढ़ेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, एंड गाड़ी कैसी चली आएगी, आउट ऑफ दी रोड। ठीक है, गाड़ी चली आएगी आउट ऑफ दी रोड। सबको क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो अब देखते हैं बेटा टॉपलिंग ऑफ कार। कार का टॉपलिंग क्यों होती है, मतलब पलट क्यों जाती है, इसके पीछे का रीजन देखना। ये देखो, अगर मैंने सीधी कार ली होती तो उसमें 4 चक्के नहीं दिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कार ली। अब मान लो ये कार के चक्के सीधे होते हैं, ठीक है, तो मुझे बता बेटा, ये यहाँ पे चिपक के चल रहा होता, ये सरफेस को चिपक के चल रहा होता, कार सरफेस को चिपक के चलती, तो बताओ यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन लगता, कॉन्टेक्ट सरफेस से ऊपर की तरफ कौन लगता, यहाँ पे ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन N1, इस चक्के पे भी लगता नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है, यहाँ पे भी लगता है एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पे लगता है ऐसे नॉर्मल रिएक्शन N3, और इस पे लगता है ऐसे नॉर्मल रिएक्शन N4। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मान लो कार सीधी होती, ठीक है, जमीन से चिपक के चलती, तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ क्या लगता है, सरफेस फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे लगा N1, N2, N3 और N4। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास, मतलब कहीं ना कहीं जहां पे सारा मास कंसंट्रेट होगा, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ क्या लगता, वेट mg, mg नीचे की तरफ लगता, और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगते। अब मुझे बताओ, नॉर्मल रिएक्शन और mg के बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है? सारे नॉर्मल रिएक्शन और mg के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस है, अगर दो फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, ये है N1 और यहाँ पे मान लो नीचे की तरफ लग रहा है mg, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब मान लो किसी भी दो चीज के बीच में अगर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल घूम जाएगी, मतलब पलट जाएगी। तो देखो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर लेके आ रहा है, ये फोर्स नीचे लेके आ रहा है, तो ये ऐसे करके क्या हो जाएगा, कार पलट जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉपलिंग। क्या होगी, टॉपलिंग ऑफ कार। अगर स्पीड मतलब लिमिटेड है, ठीक है, प्रॉपर स्पीड है, तो कार टॉपल नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज कभी कभी स्पीड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इम्बैलेंस्ड अगर हो गया, तो कार क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्यों पलटती है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg दोनों कुछ दूरी पर लग रहे हैं, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन अगर फोर्स लगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर दो फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो फोर्स क्या होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन वही अगर फोर्स कैसे इस तरीके से लग रहे हैं, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2, तो यहाँ पे क्रिएट नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, बट यहाँ पे डेवलप होगा टॉर्क, और नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, दो फोर्सेस अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हो, F1 F2 दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हो, तो नेट फोर्स होता है जीरो, नेट टॉर्क होता है, मतलब पलटेगी नहीं, नेट टॉर्क भी होता है जीरो। बट अगर एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स F1 और F2 कुछ दूरी पर लग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूम जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे F नेट तो हालांकि जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, टॉपलिंग होगी। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर है कि बेटा टॉपलिंग क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वहां पे उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, इसीलिए कार क्या हो जाती है, टॉपल हो जाती है। क्लियर है सबको? चलो अब बढ़ते हैं आगे, वाई बैंकिंग इज नेसेसरी। अब देखो बेटा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे व्हीकल क्या परफॉर्म करती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे व्हीकल क्या परफॉर्म करती है, सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो नेसेसरी कौन है, नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन हम लोग जानते हैं, अगर सरफेस स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, या फिर सरफेस क्या है,
सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, या वेट सरफेस है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। मुझे बताओ इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होगा, इन रेनी सीजन क्या होगा, रेनी सीजन में रोड सरफेस आर ड्राई, रोड सरफेस क्या हो जाएंगे, रोड सरफेस बिकम्स, रोड सरफेस बिकम वेट, क्या हो जाएंगे, वेट। अगर कोई गीली चीज है तो वहां पे देखो, जैसे अगर मान लो अगर हमने बोला हमारी फर्श, फर्श पे अगर पानी गिरा हो तो जब हम चलते हैं तो फिसल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है क्या, नहीं होता है। तो वैसे ही रोड सरफेस अगर गीला है तो वहां पे फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेस, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेस, और इसके वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई तो लगेगा। अब मान लो अगर तुम चाहो कि यहाँ पे रोड सरफेस वेट होने के बावजूद भी क्या हो, रोड सरफेस वेट होने के बावजूद भी क्या हो, फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, तो क्या करना पड़ेगा, रोड सरफेस टू प्रोवाइड फ्रिक्शन, टू प्रोवाइड फ्रिक्शन, कब फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है, फ्रिक्शन इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में अगर तुमको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, रेनी सीजन में अगर तुमको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है तो सरफेस को बनाना पड़ेगा रफ, सरफेस को क्या बनाना पड़ेगा, रफ। और अगर सरफेस रफ बनेगा तो क्या होगा, टायर्स जो है वो बेकार हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, इट ऑकर्स वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, ठीक है। जो टायर्स होंगे, टायर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और टायर खराब होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट अफोर्डेबल। अगर ये अफोर्डेबल नहीं है तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक अरेंजमेंट किया, क्या किया, अरेंजमेंट किया, ठीक है। किस लिए अरेंजमेंट किया, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड नेसेसरी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो अरेंजमेंट किया उस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ लोड, क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ लोड। हमने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, अरेंजमेंट किया, और उसी अरेंजमेंट को हमने बोला बैंकिंग ऑफ लोड। देखो क्या क्या बोला है, सीक्वेंस में बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जब व्हीकल चलेगा तो क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन जरूरी होता है सर, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं रेनी सीजन की बात करूं तो रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन में रोड सरफेस में पानी आ जाएगा। अब पानी आने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेनी सीजन में जो सरफेस है सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने सरफेस को रफ बना दिया तो सरफेस को सरफेस को रफ बना दिया तो जो टायर है वो टायर खराब हो जाएंगे, देयर विल बी ऑकर ऑफ वियर एंड टीयर्स ऑफ टायर। तो हम क्या करेंगे, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया, ऐसा कुछ जुगाड़ किया, ठीक है, ताकि हम रेनी सीजन में भी उस कर्व रोड पर क्या प्रोवाइड कर सकें, उस रेनी सीजन में भी उस रोड पर हम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, ताकि व्हीकल हम सेफली ड्राइव कर सकें। तो जो अरेंजमेंट हमने किया उसी अरेंजमेंट को हमने बोला बैंकिंग ऑफ रोड। अब क्या अरेंजमेंट किया, कैसे अरेंजमेंट किया, ये अभी हम आगे देखेंगे। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, ये अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है बेटा बैंक ऑफ रोड। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, बैंक ऑफ रोड। अब सबसे पहले बैंक ऑफ रोड मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सरफेस का इनर एज है, ये सरफेस की कौन सी एज है, इनर एज। और ये सरफेस की कौन सी एज है, ये सरफेस की है आउटर एज, ठीक है। ये सरफेस की इनर एज और ये सरफेस की आउटर एज। अब हमने क्या किया, ये जो इनर एज है इस इनर एज को क्या किया, ये जो आउटर एज है, आउटर एज को इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा राइज कर दिया। आउटर एज को इनर एज के मुकाबले हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा रेज कर दिया। मतलब ये देखो यहाँ पे एक एंगल बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो ये है हाइट, जितने से मैंने इसको ऊपर उठाया ये हाइट है, इतने हाइट से देखो यहाँ पे इनर एज है, यहाँ पे आउटर एज है, तो दोनों के बीच की हाइट मतलब ये हाइट, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ एलिवेशन, ये हाइट ऑफ बैंकिंग, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये विड्थ ऑफ रोड है, बी, इसको क्या बोलूंगा,
विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। ये क्या है, थीटा, थीटा को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंक करने के मतलब कितने एंगल से हमने बैंक किया वो एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, जो क्या है थीटा। अब ये जो अरेंजमेंट है टू रेज द आउटर एज बाय अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, आउटर एज सरफेस की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के आउटर एज को थोड़े से मतलब जो सरफेस है सरफेस के आउटर एज को, ठीक है, इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा राइज करना, ठीक है, थोड़ा एलिवेट करना, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। द अरेंजमेंट of horizontal curve road, horizontal एक सेकेंड, ठीक है, the arrangement of horizontal curve road, ठीक है, to rise up the inner edge, to rise up the outer edge with respect to inner edge, to provide necessary centripetal force on curved road is known as banking of road, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर है बेटा, इसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में बेटा जो एंगल बनता है, किसके बीच का एंगल बनता है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहाँ पे ये जो बैंक सरफेस है, इनके बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ बैंकिंग। तो क्या बोलेंगे, द एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड एंड बैंक कर्व रोड इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूं, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का जो प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, देखो यहाँ का ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन से ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। सबको क्लियर है बेटा। और अगर हमको विड्थ के टर्म में निकालना है, तो जैसे यहाँ पे अगर थीटा के अपोजिट हमको दिख रही है हाइट, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड या विड्थ ऑफ द रोड, जो बोलना है बोल दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट एलिवेशन, हाइट मतलब एलिवेशन एंड बी मतलब विड्थ ऑफ द रोड। तो हाइट कितना एलिवेट करना है, तो बी इंटू साइन थीटा, इस तरीके से हाइट को एलिवेट किया जाता है, ठीक है। चलो अब बैंक कर्व रोड, इसके आगे हमको देखना है बैंक कर्व रोड का मैकेनिज्म, कि बैंक कर्व रोड पे हम कितनी मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, उससे ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो मे बी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए व्हीकल की, ये सारी चीजें हमको कवर करना है। अब देखो बेटा, आज भी ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मे बी शायद पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा पार्ट बच गया है। हम गड़बड़ ना करते हुए, वीडियो की लेंथ को और बड़ा ना करते हुए, एक और छोटा सा पार्ट कवर कर लेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे बैंक कर्व रोड की वेलोसिटी, ठीक है, बैंक कर्व रोड पे व्हीकल की क्या वेलोसिटी होती है वो, उसके बाद एक टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, एंड उसके बाद लास्ट में आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें हम देखेंगे स्फीयर ऑफ डेप्थ क्या होता है, ठीक है। जब ब्रेकर आता है तो ब्रेकर से जब तुम गाड़ी को चला लेते हो तो तुम ऊपर क्यों चले जाते हो, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेक करेंगे, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो हमारे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स के दो पार्ट कंसीडर किए थे हमने, पार्ट 1 सर्कुलर मोशन, पार्ट 2 रोटेशनल मोशन। तो पार्ट 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया है, ठीक है। अब हम उसको एक और पार्ट में कवर करेंगे। जैसे हमारा कितने पार्ट हो गए, पहला पार्ट हमने कवर किया, अभी ये हमारा सेकेंड पार्ट था, एंड अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम बचा हुआ सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। होप सो सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर तुमको लगता है कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो चीज कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोगों को हमसे और कोई टॉपिक समझना है तो वो चीज बताइए, ठीक है।
चलो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।